नमस्कार। एक समय था जब इलेक्ट्रिक वाहन भारत में एक विकल्प माने जाते थे, लेकिन आज उभरती हुई आवश्यकता बनते जा रहे हैं। यही कारण है कि अब चर्चा केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की नहीं हो रही, बल्कि उस पूरे औद्योगिक इकोसिस्टम की हो रही है जो भारत की अगली विकास यात्रा को गति दे सकता है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की सरकारी नीतियों का असर अब तेजी से दिखाई देने लगा है। इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस यानी IESA की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का ईवी बाजार 2032 तक हाई ग्रोथ नेशनल ईवी टारगेट परिदृश्य में 30.4 मिलियन यूनिट तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2025 में ईवी बिक्री 2.6 मिलियन यूनिट रही, जो 2024 के मुकाबले करीब 26% ज्यादा है। कुल वाहन बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़कर 9.5% हो गई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि नीति समर्थन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और घरेलू विनिर्माण की रफ्तार में ईवी सेक्टर को और मजबूती मिल सकती है। IESA के मुताबिक 2032 तक बैटरी की मांग 362 GWh तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि चार्जिंग अवसंरचना, महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता और आपूर्ति श्रृंखला जैसी कुछ चुनौतियां भी बनी हुई हैं। इन्हीं संभावनाओं, चुनौतियों और अवसरों पर आज होगी चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी क्रांति अब रफ्तार पकड़ चुकी है। सरकारी नीतियों, बेहतर चार्जिंग नेटवर्क और बैटरी तकनीक में सुधार का असर भी अब साफ दिखाई देने लगा है। ईवी की बिक्री लगातार बढ़ रही है, कंपनियां नए मॉडल लॉन्च कर रही हैं और भारत दुनिया के बड़े इलेक्ट्रिक वाहन बाजारों में अपनी जगह बनाने की ओर बढ़ रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की सरकारी कोशिशें अब रंग लाती दिख रही हैं। इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस यानी IESA की रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में देश में 26 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिके, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 26% ज्यादा है। अब कुल वाहन बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी बढ़कर 9.5% हो चुकी है। अगर सरकारी प्रोत्साहन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और घरेलू विनिर्माण की रफ्तार इसी तरह बनी रही तो 2032 तक भारत का ईवी बाजार 3 करोड़ 4 लाख यानी 30.4 मिलियन यूनिट तक पहुंच सकता है। इसी के साथ बैटरी की मांग भी बढ़कर 362 गीगावाट आवर तक पहुंचने का अनुमान है। सिर्फ वाहन ही नहीं, बल्कि ईवी कंपोनेंट्स का बाजार भी तेजी से बढ़ रहा है। बैटरी, मोटर, इन्वर्टर और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कंपोनेंट्स में निवेश बढ़ रहा है। अनुमान है कि ईवी कंपोनेंट्स बाजार 2025 के करीब 41,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2032 तक 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है। सरकार की PLI योजना, PM E-ड्राइव योजना और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली नीतियां इस बदलाव में अहम भूमिका निभा रही हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की ईवी पॉलिसी को भी एक सफल मॉडल माना जा रहा है। इस नीति ने फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती देने की दिशा में नई राह दिखाई है। हमारे लिए जो सबसे पहले टू व्हीलर जो है इस इंडस्ट्री में ज्यादा यूजेज है, जो 50 से 60% अपना फॉसिल फ्यूल यूज करता है, और दूसरी है कार, तीसरी है बसेज, और तो बसेज में ऑलरेडी कर चुके हैं। आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। टू व्हीलर के अंदर में लोकलाइजेशन काफी परसेंटेज तक हो चुका है। इस बीच कंपनियां भी तेजी से नए इलेक्ट्रिक मॉडल बाजार में उतार रही हैं। बस निर्माण के क्षेत्र में 7 दशक से ज्यादा का अनुभव रखने वाली एक कंपनी ने 12 मीटर की नई इलेक्ट्रिक सिटी और इंटरसिटी बस लॉन्च की है। ये बस 2 बैटरी विकल्पों, करीब 200 किलोमीटर की रेंज, एडवांस सेफ्टी फीचर्स, फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम तथा कम वजन वाले डिजाइन जैसी खूबियों से लैस है। सरकारी सब्सिडी, बैटरी तकनीक में लगातार सुधार और पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता ने ईवी अपनाने की रफ्तार को तेज किया है। यही वजह है कि ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही हैं। बेहद खुशी हो रही है कि हम लोगों ने अपनी EIV9 व्हीकल जो हमने लॉन्च करने के लिए एक मौका मिला है, और ये गाड़ी जो है हमारी 12 मीटर ऑलरेडी सिटी बस, स्टाफ बस और ऑल्सो इंटरसिटी बस में काफ़ी हद तक चलने शुरू हो गए हैं। और इस साल हमने अपनी नई 9 मीटर वाली जो गाड़ियाँ हैं, सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तेजी से बढ़ती बिक्री, नई तकनीक, मजबूत होती बैटरी क्षमता और सरकार का समर्थन, ये सभी संकेत बताते हैं कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का दौर अब शुरुआती चरण से आगे निकल चुका है। आने वाले वर्षों में ईवी सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि देश के परिवहन तंत्र का अहम हिस्सा बनता हुआ नजर आएगा। तो
देश में किस तरह से ईवी इकोसिस्टम का विस्तार हो रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विंकेश गुलाटी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के। अरुण मल्होत्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं। दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। विंकेश जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, एक साल में 26% वृद्धि होना ईवी व्हीकल की क्या कुछ दिखाता है? इस लोकप्रियता की वजह क्या है? और लगता है कि सरकार ने इस दिशा में जो नीतियां बनाई हैं वो अब असर दिखा रही हैं? धन्यवाद पहले तो बुलाने के लिए मुझे, और शायद आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक चूज किया है इस समय। भारत सरकार बहुत टाइम से ईवी को प्रेशर दे रही है, लेकिन अब फाइनली कस्टमर ने इसको अपने दिल से सेलेक्ट करना चालू कर दिया है। और एक बहुत बड़ा फायदा भी है कि अब शायद देश में 80% डीलर्स जो आइस बेच रहे हैं, मतलब जो फ्यूल वाली गाड़ी बेच रहे हैं, उनके शोरूम पे अब ईवी भी बिकती है। जिसका मतलब है कि अगर कोई कस्टमर कोई भी गाड़ी लेना चाहे, 2 पहिया, 3 पहिया या इवन कार, तो उसके पास जब भी उस शोरूम पे जाएगा तो एक ऑप्शन होता है कि वो ईवी भी ले सकता है। और ये क्लियरली दर्शा रहा है। और फिर जो अभी लास्ट मंथ में हमारे मोदी जी ने एक वॉर की वजह से एक स्टेटमेंट दिया था कि हमें अपने फ्यूल इंपोर्ट बिल को सपोर्ट करने के लिए ईवी की तरफ जाना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। और ये जो आप ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ के अलावा अगर हम परसेंटेज देखें तो परसेंटेज ऑफ ईवी एज कंपेयर टू ओवरऑल सेल इज बहुत अच्छे दिशा में जा रही है। और जो फ्यूचर है वो लग रहा है कि ईवी एक मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट होती चली जा रही है। और लोगों का जो ईवी पे अब एक वो जो कह लीजिए एक रेजिस्टेंस था कि रिस्क है और बहुत सारे मिथ्याएं थी, वो सब खत्म होती जा रही है। बिल्कुल, ये अपने आप में काफ़ी अहम है। अरुण जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम कंपैरिजन करते हैं कुल वाहन बिक्री में, अगर ईवी की हिस्सेदारी देखते हैं वो भी बढ़ गई है, 9.5% से ज़्यादा हो गई है। तो अब ये दिखाता है, जिस तरह से विंकेश जी भी कह रहे हैं कि बहुत सारे मिथ थे, बहुत सारी चिंताएं थी, उनसे हटकर अब आम उपभोक्ता भी ईवी पर विश्वास कर रहा है, ईवी को अपना रहा है। इस इंटरेस्ट को किस तरह से देखते हैं और आम उपभोक्ता के लिए किस तरह से ये फायदेमंद भी है, ये भी बताइए। मैं विंकेश गुलाटी जी के विचारों से सहमत हूँ। तीन चीज जो ईवी की दौड़ को, 3 चीजें रोकी हुई थी ईवी के ग्रोथ को, और ये पिछले कुछ सालों थी। रेंज, गाड़ियों की रेंज ज्यादा नहीं थी कि 80-100 किलोमीटर अब गाड़ियां जो आ रही है ज्यादा रेंज से हो रही है। दूसरा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रीच इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम था, और फास्ट चार्जर्स भी नहीं थे, स्लो चार्जर्स थे, फास्ट चार्जर्स। और तीसरा, रिलायबिलिटी, क्योंकि कुछ जो कंपनियां शुरू में ईवी इकोसिस्टम में आई थी, उनकी क्वालिटी प्रॉब्लम थी, वो बंद हो गई, लोगों को सर्विस नहीं मिली, गाड़ियां नहीं बिक पाई। तो द 3 Rs है, रीच, रेंज, रिलायबिलिटी, इस पे प्रगति हुई है। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि हमारे देश की जो दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनियां थी, 4 साल पहले तक उन्हें भी शायद पूरा ईवी का जो पोटेंशियल है उस पर विश्वास नहीं था। लेकिन अगर पिछले 2 सालों में देखें, चाहे पैसेंजर व्हीकल्स में देखें, टाटा मोटर्स, महिंद्रा है, 2 व्हीलर्स में देखें, टीवीएस, बजाज और हीरो है, और 3 व्हीलर्स में देखें, बजाज है, महिंद्रा है और टीवीएस है, सब कंपनियों ने तहे दिल से ईवी को अपनाया है। तो जब इन कंपनियों की बड़ी कंपनी जिनकी एक इमेज है, साख है, वो ईवी ला रही है और अपना पूरा सपोर्ट दे रही है, वो डेफिनेटली हुआ है। और जैसा विंकेश जी ने कहा कि अब ईवी में रेंज भी इंप्रूवमेंट बहुत अवेलेबल है। अगर आप 2 व्हीलर में देखें तो 90,000 से लेके 2-3 लाख तक की गाड़ियां सब मिलती हैं। पैसेंजर व्हीकल्स में भी देखें, 8-9 लाख से गाड़ियां अवेलेबल है। जो ईवी का प्राइस गैप है पैसेंजर व्हीकल से, वो भी थोड़ा कहीं गिरा है। तो इन सब चीजों के साथ ईवी का दबदबा बढ़ा है। और दूसरा क्या हुआ, जो एक कारण था, अब चाहे पॉजिटिव बोलिए नेगेटिव, जब ईरान वॉर से जो लोगों में आकांक्षा थी कि एलपीजी शॉर्टेज हुई और अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम, फ्यूल प्राइस में बहुत हाई हो जाएगा, जो नहीं हुआ होता, उससे भी ईवी को फायदा मिला। तो अगर आप देखेंगे सेल में, अप्रैल से जून महीने में, मई महीने में सब रिकॉर्ड टूटे, 2 व्हीलर्स में, 3 व्हीलर्स में, पैसेंजर कमर्शियल में, और जून में वही रिकॉर्ड मई में भी टूट गए। तो ये पॉजिटिव मोमेंटम है और लोगों को ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है। पहले था कि गाड़ी में फायर कैच कर लेती हैं, सर्विस नहीं मिलेगी, चार्जिंग नहीं हो सकती अपने आप, अब सब ये विश्वास बढ़ता जा रहा है। तो ये ईवी के लिए बहुत पॉजिटिव रहा है।
बिल्कुल वेंकेश जी, जिस तरह से जो कंज्यूमर है, जो बायर है, उसमें जो कॉन्फिडेंस आया है, उस कॉन्फिडेंस की वजह आप क्या पाते हैं? क्योंकि पहले कुछ समय पहले ये माना जाता था अरे ईवी है, थोड़ा सा ये वाहन जो है महंगा पड़ रहा है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन जिस तरह से बदलता परिदृश्य है और जिस तरह से वैश्विक ऊर्जा जो परिदृश्य सामने भी आ रहा है, उसको देखते हुए भी अब ये चीज़ें समझ में आने लगी। इसके अलावा सरकार ने भी बहुत सारे नीतिगत कदम उठाए हैं, ठोस नीतिगत घोषणाएं की हैं, उनका असर आप किस तरह से देखते हैं? जैसे कि स्पेक्स योजना है, REPM योजना है, तो किस तरह से इन्होंने भी इस तस्वीर में बदलाव किया है? देखिए, सरकार ने जितनी भी योजनाएं लॉन्च की, जो आज नहीं बहुत पुरानी है, जो पहले फेम थी या PME ड्राइव हुई, फिर PLI थी, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं उन्होंने, RP जैसे आपने बताया, बहुत सारी योजनाएं दी। और एक कह लीजिए कंसिस्टेंट वे से जिस तरीके से सरकार इसको ईवी को प्रमोट कर रही है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बिल्ड हुआ है कस्टमर का। और ये चीज हमको समझनी चाहिए। देखिए, हम हिंदुस्तान में जितने लोग होते हैं, ये हमारी जो गाड़ी की खरीद है एक बहुत इमोशनल सब्जेक्ट होता है, बल्कि इमोशनल क्या हो रही है, शायद परिवार का सब्जेक्ट होता है। और अगर एक 6 लोगों के परिवार में एक आदमी को भी कोई चीज नहीं समझ आती तो बहुत मुश्किल होता है उस परिवार को वो गाड़ी खरीदना। ये इतने सालों में सरकार की वजह से जो उन्होंने स्कीम्स लाए, पॉलिसीज लाए, और जो मैन्युफैक्चरर्स ने आगे आके अच्छे अच्छे ईवी के प्रोडक्ट्स दिए जो कॉम्पिटिटिव है, कंपैरेबल है और कस्टमर्स की जेब पे भी इजी पड़ते हैं, ये सारी चीजों के सपोर्ट से कस्टमर्स ने खुल के अब ईवी खरीदना चालू किया है। सिर्फ ये कहना कि सरकार और इंडस्ट्री कुछ कर सकती है, शायद नहीं। इसमें कस्टमर की अपनी दिल से इच्छा भी होनी चाहिए एक नई चीज को चालू करने में। और ये थोड़ा सा हम लोग रेजिस्टेंस दिखाते हैं। कोई भी जब नई टेक्नोलॉजी आती है, हम सोचते हैं हम क्यों, पहले देख ले, ठीक चल रही है। और इतने सालों में जो बाकी कंपनियों ने गाड़ी ला करके कस्टमर को सपोर्ट दिया है, और कुछ जो अच्छे कस्टमर्स ने इस पे नई टेक्नोलॉजी को सपोर्ट लिया है, उसकी वजह से अब मार्केट में एक कॉन्फिडेंस आ गया कि ईवी एक अच्छी गाड़ी है। आपको माइलेज की भी इशू नहीं, बिकॉज चार्जिंग है, माइलेज काफी अच्छा मिल जाता है। जी, आपको फ्यूल बिल की इशू नहीं है कि 100 रुपए है पेट्रोल की, 150 रुपए है। आपने अगर सोलर लगाया हुआ है तो इसका मतलब तो गाड़ी फ्री में चल रही है। आपको सिर्फ गाड़ी खरीदनी है और फ्री में चलानी है। इससे बेहतर और क्या ऑप्शन मिल सकता है? बिल्कुल, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी ये एक बड़ा कदम इसे माना जा सकता है। हम चर्चा जारी रखेंगे तमाम विषयों पर, आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। वक्त तो चला एक ब्रेक का। देखिए, सिर्फ मेरे कहने पर टर्म इंश्योरेंस मत लीजिए। अगर आपको ये चिंता है कि दुर्भाग्यवश आपके बाद परिवार का क्या होगा, तब टर्म इंश्योरेंस लीजिए। अगर आप एक जिम्मेदार पिता हैं, पति हैं, तब टर्म इंश्योरेंस लीजिए पॉलिसी बाजार से। या छोड़ दीजिए परिवार को किस्मत के भरोसे। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आपसे समझना चाहेंगे, जो तमाम चिंताएं आती थी ईवी के बारे में, एक बड़ी चिंता ये भी आती थी कि जो कंपोनेंट्स थे उनकी आपूर्ति जो है किस तरह से होगी, मांग के अनुसार किस तरह से उसे मैच किया जाएगा। रिपोर्ट ने भी कुछ चिंता दिखाई है, लेकिन एक अच्छा आंकड़ा भी दिया है कि इसमें 38% की इसमें भी वृद्धि हुई है कंपोनेंट्स के निर्माण में, चाहे बैटरी है, मोटर्स है, इन्वर्टर्स हैं, बाकी और सब चीज़ें हैं। तो ये जो 38% की वृद्धि है, ये भी दिखाती है कि इस दिशा में भी भारत आगे बढ़ रहा है। और जो विनिर्माण हब बनाने की बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स के, उसमें भी जो आपूर्ति श्रृंखला को भी मजबूत करेगा, वो भी लगातार बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। कंपोनेंट्स का सरकार की जो पॉलिसीज थी, PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, एडवांस केमिस्ट्री, और तो मेरा मानना है अभी भी इसमें काफी कुछ करना है। अभी इतना जितना में करना चाहिए शायद उतना भी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन इससे एक बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आया है। और दूसरा, ऑटो कंपोनेंट कंपनीज जो बड़ी बड़ी है, उन सब ने ईवी के कंपोनेंट बनाना शुरू किया, कोलैबोरेशन किया, इंडिजिनाइजेशन शुरू कर दी। तो ये सब जो हुआ है, जब ईवी के कंपोनेंट्स भी मिलने शुरू हुए हैं, इकोसिस्टम बिल्ड हो गया, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मशीनें थी वो भी नेशनल लेवल पे अवेलेबल होगी। तो ये सारा इकोसिस्टम, चाहे कंपोनेंट का हो, चाहे चार्जिंग का हो, चाहे स्टार्टअप्स का हो, चाहे एग्जिस्टिंग बड़े बड़े प्लेयर्स का हो, ये सब आपस में
इसका ना एक मोमेंटम बनता है, इन सबसे मिलके ना वो त्रिदेव बन जाता है जो हम कहेंगे। तो इस सबसे काफी वो बेनिफिट हुआ है। और मानना ये है कि खासकर सबसे अच्छी बात जो ईवी रेवोल्यूशन की मैं समझूंगा कि 2 पहिया वाहन जो कि लोग सोचते हैं सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव होंगे, या 3 व्हीलर वाहन, 3 व्हीलर में 60% पेनिट्रेशन हो गया ईवी का। और अगर 2 व्हीलर का देखें जो 7% पेनिट्रेशन था, आज 10.5 हो गया है। और अभी तक मोटरसाइकिल शायद ईवी में नहीं है ज्यादा अवेलेबल, बिल्कुल। तो उसके कारण है जिस दिन मोटरसाइकिल्स भी अवेलेबल ईवी में हो जाए तो मेरे ख्याल से 10-11% का जो पेनिट्रेशन है ये 25% पहुंच सकता है। और बड़े बड़े कंपोनेंट प्लेयर्स जो नेशनल लेवल के हैं वो सब इस भागीदारी में हैं। और ये PLI स्कीम जो स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अब थोड़ा स्पीड बढ़ रही है, इससे बहुत फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से भविष्य है, हमें मेक इन इंडिया करना है। आई थिंक यही चैलेंज है। सप्लाई चेन का एक बड़ी जो लोगों को ये दुविधा थी या चिंता थी कि जब ईवी सेल बढ़ेगी तो कंपोनेंट कहां से आएंगे। अगर आप इस अप्रैल से सितंबर की सेल, जनवरी से जून की सेल देखें, पिछले साल के मुकाबले पैसेंजर व्हीकल में 110% की ग्रोथ, 2 व्हीलर में 75% की ग्रोथ, 3 व्हीलर में 30% की ग्रोथ। तो सप्लाई चेन अगर बढ़ी है तभी तो ये मोमेंटम बन पाया है प्रोडक्शन का। तो ये सब हेल्प करता है। सबसे इसका बहुत बड़ा इसमें बहुत बड़ी उसकी रीजन है, सहयोग है, साझेदारी है ईवी रेवोल्यूशन के लिए। बिल्कुल। वेंकटेश जी, आपसे भी यही सवाल करना चाहेंगे। जिस तरह से अरुण जी ने भी बताया कि लगातार जो कंपोनेंट्स मेकिंग का काम है वो भी अब भारत में चल रहा है, तो किस तरह से ये आत्मनिर्भर विजन को भी मजबूती देता हुआ दिखाई देता है। और जब हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कर रहे हैं तो ईवी के क्षेत्र में उसका योगदान कितना बढ़ सकता है भारत में? देखिए, इस समय कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम लोग ईवी के क्षेत्र में अभी सिर्फ शुरुआत ही हुई है हमारी, जहां हम प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। अगर आप पिछले 3 साल पहले से बात करें तो उस समय तो लोग गाड़ियां, जो भी चीजें थी, बाहर से मंगवा करके रीब्रांडिंग कर रहे थे। ये 5 साल से जो अच्छे लेगेसी मैन्युफैक्चरर्स आए हैं, जो कंपोनेंट बिल्डर्स आए हैं, इन्होंने ग्लोबल तरीके से वर्किंग स्टार्ट की है। अभी भी एक्मा की रिपोर्ट में एक बहुत अच्छा परसेंटेज है जो ईवी कंपोनेंट अब इंडिया में तो बना ही रहे बल्कि वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें चेंज हो रही है और ग्रोथ की कोई इंतहा नहीं है। हमारे पास अभी बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा परसेंटेज ग्रोथ अचीव करने का चांस है। अभी अब जैसे अरुण जी ने बताया, हम 10% 2 व्हीलर में, हम कार में भी लगभग कुछ 8% है। अगर हम अपनी ही मार्केट को ये 30-40% पे लेके आते हैं, जिसका मतलब है कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को कम से कम 200 गुना ग्रो करना पड़ेगा। और जैसे ही हमें ये ग्रोथ मिलती है उसका एक फायदा क्या होता है कि वो अपने देश के लिए तो बनाते हैं, एक्सपोर्ट में भी काम आ जाता है। और आज की डेट में जो इंडिया के मानक है गाड़ियों बनाने के, चाहे ईवी के हो चाहे आइस के हो, वो अब वर्ल्ड के बराबर है। तो इस चीज का हमारा मेड इन इंडिया में बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को भी मिल रहा है और गाड़ी बनाने वाले OEMs को भी मिल रहा है। बिल्कुल, चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद फिर से जुड़ेंगे। बने रहिए DG न्यूज के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खास कार्यक्रम में। अरुण जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से वेंकटेश जी भी बता रहे हैं कि अब जो इस सेक्टर में विविधता है वो भी देखने को मिल रही है, ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। और ईवी सप्लाई चेन की जब हम बात करते हैं तो उसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, मजबूत किस तरह से दिखाई देती है? क्योंकि अभी भी वर्ल्ड की जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो अभी भी शुरुआती चरण में है, लेकिन भारत जिस तरह से इसमें स्पेक्स लाया है, REPM जैसी योजना लाया है, तो वैश्विक सप्लाई चेन के लिए जो ज़रूरत थी उसको लगता है कि इस बात को समझा गया है, इस ज़रूरत को समझा गया है कि और उसके हिसाब से नीतियां जो हैं बनाई भी गई हैं और आगे भी बनाई जा रही हैं। किस तरह से और विस्तार इसमें देखते हैं? तो जहां तक ईवी में हमने जो देखा है कि पिछले अगर 4 साल पहले नजर डालें तो ईवी में सारे कंपोनेंट्स एक तरह से
एक तरह के लेगो ब्लॉक की तरह आते थे और जुड़ जाते थे, और उसमें कई टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस भी आते थे। तो अब ये इकोसिस्टम और डिपेंडेंस हमारा बाहर देशों पे बहुत है, खासकर चाइना में। मैं नहीं कहूंगा कि 100% हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, पर मेरा मानना ये है कि पिछले 3 सालों में जो ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, ईवी प्लेयर है, इको स्टार्टअप्स है, इस सब का योगदान इसमें आ रहा है। और मेरे ख्याल से कुछ 1-2 क्रिटिकल कंपोनेंट है, वहां पर भी सरकार काम कर रही है। जैसे लिथियम है, रॉ मटेरियल है, हमारे देश में कुछ माइनिंग्स निकली हैं, अब उस पर भी काम हो रहा है। सरकार पॉलिसी बैटरी पे जिस पे खास विशेष ध्यान दे रही है। तो इन सब चीजों से उसका मोमेंटम पॉजिटिव आ रहा है। और जैसा विकेश जी ने कहा, जो ऑटो कंपोनेंट वाले हैं उनको दिखाई दे रहा है कितना बड़ा मार्केट है। न केवल डोमेस्टिक के लिए, अगर पेनिट्रेशन 10% 30% होती है तो 3 गुना तो डिमांड वैसे ही बढ़ जाती है, बल्कि एक्सपोर्ट्स में भी। और एक तो कंपनियां एक्सपोर्ट भी कर रही हैं कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट्स। तो उस लिहाज से अगले 2 साल में अगर हम फोकस रखेंगे अपना मेक इन इंडिया पे, पॉलिसीज का, इम्प्लीमेंटेशन का और स्पीड का, और जो इंडस्ट्री एसोसिएशन हुई, कंपनियां हुई, सरकार हुई, सरकारी डिपार्टमेंट्स, इनका अगर साझेदारी अच्छी होगी तो मेरे ख्याल से सोने पे सुहागा होगा। तो ये अपने आप में ही एक अच्छा कदम है। बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने चर्चा के लिए दिया है। वेंकटेश जी, यही आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से 2032 का जो लक्ष्य है उसे बताया जा रहा है कि 3 करोड़ से ज़्यादा की जो यूनिट हैं वो इसमें बिकने का अनुमान है। तो इसे किस तरह से जो ये वृद्धि है, भारत की जो औद्योगिक क्षमता है या जो औद्योगिक इकोसिस्टम है, उसे किस विशेष जो है अवसर में इसको बदल सकता है, और इससे रोजगार सृजन की भी कितनी बड़ी संभावनाएं जो हैं वो दिखाई देती हैं? देखिए, भारत में हमेशा ही जब भी डिफिकल्टी आई है, जब भी चैलेंजेस आए हैं, बहुत खिल के हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, एंटरप्रेन्योर सपोर्ट करते हैं। आप अगर याद करें, कोविड में हमारे प्रॉब्लम आई थी सेमीकंडक्टर्स की, तो लोगों ने अपनी गाड़ियों में सेमीकंडक्टर्स के यूज डिफरेंट करके किसी तरीके से मैनेज किया, और उसके बाद 3 से 4 या 5 फैक्ट्रीज ऑलरेडी सेमीकंडक्टर पे वर्किंग पे चालू हो चुकी हैं। अभी ये रेयर अर्थ मटेरियल का भी इशू आया, जैसे आपने बताया REPM, जिसमें गवर्नमेंट 7,280 करोड़ का सपोर्ट की प्लानिंग कर रही है, जिसमें ईवी में मैग्नेट्स का जो यूज होता है बहुत ज्यादा, उसको बेनिफिट मिलेगा। इसकी भी वजह से अगर ये प्रॉब्लम नहीं आती तो शायद फिर रेयर अर्थ के ऊपर ध्यान गवर्नमेंट का और हमारे मैन्युफैक्चरर्स या एंटरप्रेन्योर का नहीं जाता। और अभी आपने देखा, फिर ये फ्यूल की प्रॉब्लम आई वॉर की वजह से। प्रधानमंत्री जी ने देश का आह्वान किया और हम लोग सब लग गए कि ईवी का ग्रोथ करे। और अगर आप देखें, पिछले 3 महीने में हर महीने की ग्रोथ मंथ ऑन मंथ अच्छी होती जा रही है ईवी एडॉप्शन। तो हिंदुस्तान एक देश है जो अपॉर्चुनिटी का है। जब भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है, हम सामने आते हैं और उसको अचीव करते हैं। अगर आप पिछले 2-3 साल से ऑटो की ग्रोथ देखेंगे, पैसेंजर कार ही ले लीजिए, अब हम क्या 4 मिलियन कार्स कर रहे हैं और 6 मिलियन की प्लानिंग कर रहे हैं बाय 2030। तो मुझे ये लग रहा है कि ये सारी चीजें हमारे देश में होंगी, और जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कंपोनेंट सप्लायर्स हैं, वो सब इसके लिए पूरी तरीके से लगे हुए हैं और प्लान्ड है। मतलब आपको सही बताओ, 5 साल या कोविड के जस्ट पहले हमारे मेजर कंपोनेंट सप्लायर्स डोमेस्टिक सेल्स पे आश्रित हुआ करते थे। आज हमारे टॉप 10 कंपोनेंट सप्लायर्स की 40% सप्लाई अब एक्सपोर्ट होती है। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ हिंदुस्तान पे आश्रित नहीं है, ग्लोबल भी पूरा वो मार्केट हैंडल कर रहे हैं। बल्कि कई कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को मैं जानता हूं जिन्होंने US और पता नहीं कहां हिंदुस्तान के बाहर भी अपनी फैक्ट्रीज लगा ली है। तो ये हिंदुस्तान एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ हर आदमी में एक एंटरप्रेन्योरशिप भरी हुई है, वो मौका चाहती है। और कुछ इस तरीके की इश्यूज आते हैं या चैलेंजेस आते हैं, जब वो निकल के आती है और हम करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिल करके ये जो टारगेट आया है या जो उम्मीद है ये नंबर्स करने की, पक्का होगी। बिल्कुल। अरुण जी, छोटा सा सवाल आपसे करना चाहेंगे। जिस तरह से इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि जो निवेश के मौके हैं वो भी बढ़ रहे हैं, और जो कंपोनेंट्स की हम लगातार बात कर रहे हैं उसमें जो है आयात पर निर्भरता भी कम होती हुई दिखाई दे रही है। जो नेक्स्ट टारगेट है उसको देखते हुए जो अभी भी थोड़ी सी कुछ चुनौतियां बताई हैं, जो सप्लाई चेन है या जो चार्जिंग कैपेसिटी बढ़ाने की बात है, उसमें आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे? क्या कुछ सरकार कर रही है और क्या आपको लगता है कि और होना चाहिए? सरकार की स्कीम्स बहुत अच्छी है। जैसा विकेश जी ने कहा, हमारे पास प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, एडवांस सेल केमिस्ट्री स्कीम है, और रेयर अर्थ मेटल्स के लिए भी 7,800 करोड़ की निवेश बात की गई है। मेरे ख्याल से हमें इस समय देखना ये है
कि इन स्कीम्स को कार्यान्वित कितनी स्पीड से किया जाए, क्योंकि पहले 1-2 साल काफी टाइम लगा स्कीम्स को समझने में, डिटेलिंग करने में। तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री और गवर्नमेंट का और इंडस्ट्री एसोसिएशन का बहुत क्लोज वर्किंग चाहिए कि कोई चैलेंज आती है तो कैसे ओवरकम किया जाए, क्या चेंजेस कर सकते हैं। बेसिक पॉलिसी हमारी बिल्कुल सही है, और जैसा विकेश जी ने कहा कि सरकार कमिटेड है। पहले सरकार सोचती थी फॉरेन प्लेयर्स आएंगे, पर आज बिल्कुल अरुण जी, इस प्रतिबद्धता का जो असर है वो दिखाई भी दे रहा है। बड़ा विषय है, इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन समय हमारे पास कम है। तो विकेश जी आपका, अरुण जी आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी, इतने अच्छे बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए बहुत शुक्रिया।